ओके, पेज 90 के ऊपर थे हम और पॉइंट 13 पढ़ा था। इसके बाद एम्प्लॉय शेयर स्कीम है पेज 98 के ऊपर। इसको हम 2-4 दिन बाद शुरू करेंगे और आगे जो सैलरी का चैप्टर रह गया है उस पे आधा पौना दिन लगना है, इसलिए चलें ठीक है यही शुरू करते हैं। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम के बाद जंप मारें, पेज 104 पे आ जाएं। सेक्शन 102 फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल की बाहर के मुल्क में कमाई गई सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अमजद, a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. अमजद XYZ कंपनी में नौकरी करता है। He worked in XYZ company from यकम जुलाई 2010 to जनवरी 31 2011। जी भाई, इसने XYZ कंपनी जो पाकिस्तान की है इसमें कितने अरसे नौकरी की? 7 महीने। कितने अरसे नौकरी की? 7 महीने। He got a job in Nepal where he joined on यकम फरवरी 11। और यकम फरवरी 11 को अम्मी अब्बू बाय बाय, मैं नेपाल जा रहा हूँ। बेटा ना जाओ, हम बूढ़े हो गए हैं। अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, अल्लाह हाफिज़, फुल स्टॉप। हिज मंथली सैलरी, ऐसे तो नहीं करेंगे ना आप लोग। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज ₹60,000 पर मंथ। उसकी मंथली सैलरी पाकिस्तान में थी 60,000 पर मंथ। हिज मंथली सैलरी इन नेपाल इज 90,000 इन पाक रुपीज। On May 31, he decided to resign from Nepal job and came back to Pakistan on the same day. Since then, he has yet not got any job. जून में वेला बैठा रहा। He has duly paid the tax to Nepalian government authorities on his income earned there. Okay. बताएं जी, साल में 7 महीने कहाँ जॉब की और रहा भी कहाँ? पाकिस्तान में। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने कहाँ रहा? नेपाल। और 1 महीना पाकिस्तान। 1 महीना पाकिस्तान रहा जी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इनकम की। इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 1, पाकिस्तान सोर्स। बोले जी, 7 महीने पाकिस्तान रहे, इस महीने नहीं नौकरी की इसने। जी बोले, पाकिस्तान की तनख्वाह 60,000, पाकिस्तान के महीने 420,000। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल याद है? हमने क्या किया था? कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया ऐड किया था। ऐड करके फिर टैक्सेबल इनकम निकाली थी, फिर नीचे फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया था। बिल्कुल उसी तरह सॉल्यूशन ही देखना। फॉरेन सोर्स इनकम जी कितनी? 90,000 इंटू 4, ठीक है, 360,000 जी। 780,000 इट विल बी हिज बोले टैक्सेबल इनकम। ये बंदा कौन है? रेजिडेंट। क्योंकि 7 जमा 1 महीने पाकिस्तान रहा तो 8 महीने में डेज 183 से ज्यादा होंगे, तो ये रेजिडेंट बंदा है। रेजिडेंट के लिए क्या रूल है कि उसकी पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स लगेगा और फॉरेन सोर्स। रेजिडेंट की पाकिस्तान पे भी टैक्स लगता है और
फॉरेन सोर्स पे भी, रेजिडेंट की पाकिस्तान पे भी टैक्स लगता है और फॉरेन सोर्स पे भी टैक्स लगता है। ओके, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 780,000। ओके, अब आपके दिल में आ रहा होगा हम इसका टैक्स निकालें पेज 34 पे जाके, फिर उसके बाद जो है वो हम टैक्स क्रेडिट दें जिसका नाम रखें फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड और पाकिस्तानी टैक्स विच एवर इज लोअर। भाई ये ऐसा नहीं करना। इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड इस रूल की एक्सेप्शन है। सैलरी के हेड में अगर आप बाहर के मुल्क में इनकम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्स करती है और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने नेपाल में जाके नौकरी की और वहां से सैलरी कमाई तो हम आपसे टैक्स ही नहीं मांगेंगे। ये कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह नहीं है कि इनकम में ऐड होगा नीचे टैक्स क्रेडिट होगा, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, अगर आप पूरी कर दें तो फॉरेन इनकम एग्रीकल्चर की तरह माफ है। वो शर्त क्या है? बाहर के मुल्क में आपने टैक्स पे किया हो बस। अगर बाहर के मुल्क में आपने टैक्स पे किया हुआ है तो फिर बाहर के मुल्क की जो सैलरी है पाकिस्तान वाले उस पर टैक्स नहीं मांगेंगे। इसलिए हमारे सवाल में आखिरी लाइन को अंडरलाइन करें, आखिरी लाइन में कंडीशन पूरी हो रही है। कंडीशन क्या है? he has duly paid the tax to Nepalian government authorities on his income earned there। वहां जो उसने इनकम कमाई इस पे उसने नेपाल वालों को टैक्स दिया। अब सैलरी इनकम इसकी क्या हो गई? माफ हो गई। तो व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? अब आप इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, वो जो भी आपकी है आप टैक्स घर में जाके इस पे निकाल लीजिएगा। मेरा सवाल से ये है कि क्या इसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा या सैलरी इनकम ही माफ है? अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो आप निकाल ही नहीं सकते ना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप लोग निकालते थे टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय दिस फिगर, तो ये फिगर तो वैसे ही जीरो है, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो किस इनकम पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता बल्कि बड़ा बेनिफिट मिलता है? सैलरी। इसीलिए उस सवाल में जानबूझ के हमने कैपिटल गेन चाइना और बिजनेस इथोपिया का लफ्ज यूज किया था, ना के सैलरी का लफ्ज यूज नहीं किया था। तो वहां सेक्शन 102 के ऊपर लिखा बड़ा बेनिफिट, टैक्स क्रेडिट से भी बड़ा बेनिफिट लिखा, टैक्स क्रेडिट से भी बड़ा बेनिफिट। ये जगह किसी और चीज के लिए जो खाली पड़ी हुई है, इसको यूज नहीं करना। टैक्स क्रेडिट से भी बड़ा बेनिफिट क्या बेनिफिट क्या है? सैलरी इनकम ही ऐड नहीं करनी, टैक्स माफ करना दूर की बात, इनकम ही ऐड नहीं करनी। पॉइंट 1, एनी फॉरेन सोर्स सैलरी, जी एनी फॉरेन सोर्स सैलरी नेपाल वाली, any Nepal salary received by a resident Amjad shall be exempt if the individual has paid the, उधर क्या लिखा हुआ था? फॉरेन टैक्स पे करो तो टैक्स माफ होगा। इधर क्या लिखा हुआ है? टैक्स माफ नहीं होगा, सैलरी ही माफ हो जाएगी। इट विल बी अज्यूम्ड, अच्छा एक शर्त है, शर्त को अंडरलाइन आप कर लें, इफ द इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स। अगर इंडिविजुअल ने क्या पे किया? कुछ इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट के पास आए और इंडिविजुअल्स ने आके गवर्नमेंट से पूछा भाई हमने तो फॉरेन इनकम टैक्स पे नहीं किया, हमने पे नहीं किया, लेकिन हमें जब सैलरी मिली तो एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई आप बाहर के मुल्क में आए हुए हो, आप टैक्स टुक्स कोई नहीं जमा कराओगे, तो एम्प्लॉयर ने सैलरी से टैक्स काट के उधर के एफबीआर में जमा करा दिया। उधर के एफबीआर का पता नहीं क्या नाम है, नेपाल के एफबीआर का, नेपालियन एफबीआर। तो उधर के एफबीआर में उधर के एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया। तो अब मुझे बताएं क्या फिर भी इसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? आप बताएं, एम्प्लॉय सैलरी पे नेपाल में खुद जाके टैक्स जमा कराए या खुद जाने के अलावा उसका एम्प्लॉयर भी उसकी जगह जमा करा सकता है? पढ़े, विद होल्डिंग कहते हैं इसे, टैक्स काटना। इट विल बी अज्यूम्ड
ये अज्यूम किया जाएगा that resident individual has paid foreign income tax. If the tax is काटा गया एंड पे कर दिया गया, किसको? टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ, नहीं पाकिस्तान का एफबीआर नहीं, बाहर का एफबीआर, बाहर की जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको अगर आप जमा करा दें। जी दोनों के पास एक ही बुक है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, आपके पास नहीं है, चलो ठीक है बैठे रहो। ओके नेक्स्ट, एक इशू ये आया कि कुछ लोग ऐसे मुल्कों में जाते थे जिन मुल्कों के अंदर फॉरेन सैलरी पे टैक्स ही नहीं होता था। मिसाल के तौर पे एक साहब थे अरसलान साहब, उन्होंने कहा जी मैं बाहर के मुल्क जाके नौकरी करता हूँ और चलो सऊदी अरब में चला जाता हूँ, हबीबी लगूंगा, सऊदी अरब में चला जाता हूँ। तो सऊदी अरब में जाके उन्होंने नौकरी की। अब सऊदी अरब वाले कहते हैं जी सैलरी में हम टैक्स नहीं मांग रहे, हमारे पास पहले ही बड़ा ऑयल है, बड़े अमीर लोग हैं, तो सैलरी वाले पे ना हम टैक्स नहीं मांगते। अब सवाल ये है क्या इस बंदे को बेनिफिट मिलेगा? तो हमारा लॉ कहते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि शर्त ही पूरी नहीं हो रही, इसने फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स जमा ही नहीं कराया। अब लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि ऐसा ना करो, वो तो मजबूरी है हमारी, हम तो जमा कराना चाह रहे हैं, हम बल्कि 1-2 रियाल जेब में डाल के गए थे कि थोड़ा बहुत रख लो, चलो हमारी तरफ से, ऐसी थोड़ा सड़कें शुड़कें इस्तेमाल करते हैं तुम्हारी, चलो थोड़ा बहुत रख लो। लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं लेना हमने, भाई जाओ आप, बल्कि उन्होंने हमें खिला पिला के थोड़ा भेजा उल्टा, तो वो नहीं लिया उन्होंने टैक्स। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने कहा सॉरी भाई 102 तो वायलेट हो रहा है। तो इन लोगों ने फिर ज्यादा जिद की, तो हुकूमत ने कहा चलो ठीक है, अगर आप 2 शर्तें पूरी कर दो तो आपको भी सैलरी पे टैक्स माफ है, चाहे आपने जो है वो सैलरी पे टैक्स बाहर के मुल्क में जमा कराया या नहीं कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 शर्तें क्या हैं? आप अपनी सिटीजनशिप साबित करो कि आप शहरी पाकिस्तान के हो, और दूसरी शर्त ये साबित करो कि साल के आखिरी दिन आप बाहर हो, यानी आप अभी उधर ही हो, आप नौकरी कर रहे हो उधर ही हो। ये 2 चीजें अगर आप साबित कर देते हो तो आप जो बाहर के मुल्क में सैलरी कमा रहे हो उस पर हम टैक्स नहीं मांगेंगे। अब ये कंडीशन नहीं है कि टैक्स पे करें, अब 2 कंडीशंस हैं। क्या? यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और साल के आखिरी दिन। अब अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां सैलरी पे टैक्स लगता है फिर भी आपने जमा नहीं कराया, फिर भी ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस बेनिफिट का इंडिपेंडेंट है, इस बेनिफिट का कोई और किसी चीज से ताल्लुक नहीं। पढ़े, वेर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, और बाहर ही रहा। ये दूसरी शर्त है, पहली शर्त है सिटीजन। वेर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर, तुम कहां जा रहे हो? सऊदी अरब जा रहे हो। एंड रिमेन्स अब्रॉड, साल के आखिरी दिन किधर हो? हबीबी बाहर, अच्छा बाहर ही हो, चलो ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर। देन सैलरी इनकम अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी, आगे लिखे इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही पे फॉरेन टैक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही पे फॉरेन टैक्स। रहने दें, ये जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन टैक्स पे करे। जी नॉन रेजिडेंट की तो वैसे ही फॉरेन सोर्स इनकम माफ है, उसके तो वैसे ही नहीं। तो ये उन लोगों के लिए जो 7वें 8वें महीने तक पाकिस्तान नौकरी करते हैं फिर बाहर जाते हैं। बढ़े जी। Mr. Aslan, a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from July to January 31। तकरीबन डाटा हमने वही रखा है, 7 महीने इसने इधर काम किया। He got a job in where he joined on March 31। फरवरी में पाकिस्तान वेला बैठा रहा होगा, March 1।
ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 20 फरवरी, 20 फरवरी को चला गया, 10 दिन उम्रा शुमरा किया, फुल स्टॉप। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान वाज 50,000 पर मंथ। पाकिस्तान वाली तो 7 महीने मल्टीप्लाई करके नीचे सोल्यूशन में देख लें। हिज मंथली सैलरी इन सऊदी अरेबिया इज 80,000 इन पाक रुपीज। As on 30 June, he was still in Saudi Arabia. He did not pay any tax on his income in Saudi. वापस नहीं आया है उधर ही, और टैक्स जो है वो इसने वहां पे जो है वो पे कर दिया। बोले जी नहीं किया, बोले जी अब क्या करेंगे? टैक्स तो पे नहीं किया, खैर है कोई मसला नहीं। दूसरी 2 शराइत देख लें पूरी हो रही हैं। सिटीजन को अंडरलाइन कर दिया, सिटीजन को अंडरलाइन करके ऊपर टिक लगा दिया, और वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया को अंडरलाइन करके टिक लगा दिया। ढूंढे ढूंढे वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया। अब ये 2 कंडीशंस थी, दोनों पूरी हो गई। वायलेट कोई नहीं हो रही, कोई वायलेट नहीं हो रही, टैक्स पे करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब तरतीब क्या बनेगी? सवाल जब आया करेगा, ये सिर्फ किसके लिए तरतीब बता रहा हूं? फॉरेन इनकम फ्रॉम सैलरी। आप सवाल पूछा करेंगे, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। यस, आई हैव पेड टैक्स इन फॉरेन कंट्री। जाओ भाई मजे करो। तुम्हें सैलरी क्या है? माफ। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री? नो 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 नो, आई हैव नॉट पेड। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ भी कुछ करते हैं। एक और बात का जवाब दो, क्या तुम सिटीजन हो? मैं बताऊंगा। सिटीजन हो एंड एंड रिमेन्स अब्रॉड एट एंड ऑफ ईयर, एंड रिमेन्स अब्रॉड एट एंड ऑफ ईयर। साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हो? जी 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 जी। चलो भाई माफ करो इसकी सैलरी, जाओ भाई तुम्हारी सैलरी भी माफ है। तुमने टैक्स पे किया? नहीं जी मैंने टैक्स पे नहीं किया बाहर के मुल्क में। तुम सिटीजन हो? जी। और बाहर भी हो? नहीं नहीं बाहर नहीं, ये पाकिस्तान में खड़ा हूं देखें। फिर तुम्हारी सैलरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। फिर क्या सैलरी हो जाएगी? टैक्सेबल। अच्छा, अब जो पहला वाला न्यूमेरिकल था, पहला वाला न्यूमेरिकल जो मैंने कराया उसमें बताएं टैक्स पे किया था तो हमने माफ कर दी थी सैलरी। दूसरा वाला न्यूमेरिकल, टैक्स पे किया सऊदी अरब में, सिटीजन है और बाहर भी है, दोनों शर्तें इकट्ठी पूरी हो रही हैं। यस, तो इसकी सैलरी क्या कर दी? अगर इसी सवाल में ये लिखा होता कि ये सिटीजन नहीं है, बाकी सारी शर्तें पूरी हो रही होती, तो क्या करते? तो नो था, तो फिर क्या कर देते? सैलरी पे टैक्स देना पड़ता। तो मैंने आपको जो मिसाल कराई है वो इसकी कराई है। ये कौन सा है? सेक्शन 100 और ये 51 का 2। पहला सवाल क्या पूछा करेंगे? हाँ जी पे किया है, क्या करें? बेनिफिट दे दें? ले आओ जी, अरसलान को ले आओ। हाँ भाई तुम किधर से आए हो? जी सऊदी अरब से। टैक्स पे किया है? नहीं जी नहीं पे किया। आईडी कार्ड दिखाओ। अच्छा पाकिस्तान के? अच्छा किधर हो? जी बाहर से कॉल कर रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, यस तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा, तुम्हारी भी बाहर की सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। ये दे रहा है दुरुस्त है ना, ये पता नहीं किसने मुहावरा बनाया था, ये कहाँ के लिए है? क्लासों के लिए नहीं बना हुआ, ये आखिरी रो वालों को कह रहा हूँ। आ जाओ, अभी दोनों सेकंड रो में आ जाओ। इधर ये नोट करें ना आप, ये साथ वालों की नींद पूरी करके आया करो, ऐसे सोए सोए बैठे होते हो। हर क्लास में भी 2-4 ऐसे मिल जाते हैं, रात को 2 बजे सोए, 12 बजे सोए, रात को अजीब लोग हैं, 12 बजे सोए, 9:30 10 बजे सो जाया करें, सुबह 4 बजे उठ गए पढ़ने के लिए, 3:30 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, पढ़ा, फिर
दाएं भाई आपके लोग हैं, 12 बजे तक जाग रहे होते हैं। और आपकी इतनी दोस्ती, आप सुबह उठते ही उसका लास्ट सीन चेक करते हैं। ओके, फिर वो कहते हैं नहीं मेरी आंख खुली थी मैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आज के बाद जब भी फौरन सैलरी आएगी सवाल में, ये रूल लगाना है, फिर देखना है कि आपने उसे माफ करना है या ऐड करना है। ये इसकी एग्जांपल अगले सफे पे दी हुई है, ये घर में खुद कीजिएगा। और बड़ी अच्छी है, ये 3 एग्जांपल्स अब एक सिटिंग में करेंगे, बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, पेज 105, इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस इन सेकंड शेड्यूल। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल क्या था? फर्स्ट शेड्यूल पेज 34-35 चैप्टर 4 में, उसमें क्या दिए हुए थे? टैक्स रेट्स दिए हुए थे, उसमें टैक्स रेट्स दिए हुए थे। और ये सेकंड शेड्यूल क्या है? एग्जेम्पशंस, यानी कौन कौन सी इनकम्स बोले माफ है, कौन कौन सी इनकम्स माफ है। अच्छा, जगा दें दाएं बाएं वालों को। पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये 4 किस्म की पेमेंट्स हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को मिलती हैं। इसमें से आप मुझे ये बता दें कि कौन सी पेमेंट हर महीने मिलती है। पता है आपको कौन सी पेमेंट एम्प्लॉय को हर महीने मिलती है? पेंशन। और कौन सी पेमेंट एम्प्लॉय को इकट्ठी मिल जाती है? ये तीनों। अब इन तीनों में फर्क क्या है? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर कहता है कि जब तक तुम मरोगे नहीं, और अगर तुम मर गए और तुम्हारी बीवी जिंदा हुई तो बीवी को भी हम पेंशन देते रहेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर एम्प्लॉय जब तक मरता नहीं है तो उसको पेंशन मिलती रहती है। ये हर महीने 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार मिलता रहता है। अब एम्प्लॉय कहते हैं मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा हूँ। कैलकुलेटर पकड़े, एम्प्लॉय कहते हैं मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा हूँ। अगर मैं 75 साल की उम्र में जाता हूं तो मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 15 साल। तो 15 साल में देखें कितने महीने आ रहे हैं? 15 साल में 12 महीने तो कितने हो गए? 180 महीने। तो कहते हैं मेरी रिमेनिंग लाइफ है 180 महीने। बेगम मुझे लग रहा है मैंने 180 महीने बाद चले जाना है। ऐसी बातें ना किया करो। बेगम ने कहा ऐसी बातें ना किया करो, मैंने भी जाना है। तो 180 महीने बाद मैंने चले जाना है। तो अब अगर 180 महीने हर महीने मुझे 30,000 मिले तो क्यों ना ऐसा करें कि ये मुर्गी रखें, अंडा इंतजार करते रहें, तो कुछ जल्दी होना चाहिए कुछ। तो ये गवर्नमेंट का जाके कहता है कि 30,000 ना दिया करो, मुझे हर महीने 15,000 दे दो। गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, 15 साल तक तुम्हें कितने दे देंगे? 15,000। और वो जो 15 सालों के हर महीने 30,000 देते हो उसमें से 15,000 एडवांस में दे दो। तो 30,000 हर महीने मिलना था, तो 30,000 हर महीने मिलने की बजाय अब हर महीने आधा मिला करेगा और बाकी जो 15,000 है वो एडवांस में मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 180 को 15,000 से, 27। अच्छी खासी अमाउंट है बाबा जी, माशाल्लाह। बुजुर्गों को कितने पैसे मिले? 27 लाख। ये इनको पेंशन अब मिलेगी या ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है? ये इन्होंने आधी पेंशन एडवांस में ले ली इकट्ठी, आधी पेंशन। अब इनको हर महीने पेंशन 30,000 मिला करेगी, 15,000।
बहरहाल पेंशन और कम्यूटेशन और पेंशन में आपको फर्क बताना था। ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको ऐसे ही करा दी, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, छोड़ें इसको। अगला सवाल, ग्रेचुटी। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 27 लाख देता है तो 27 लाख देके कहता है ये 27 लाख पकड़, हर महीने 15,000 भी तेरे घर पहुंच जाया करेगा। अब एम्प्लॉय खुशी खुशी जा रहा होता है, एम्प्लॉयर आवाज मारता है, रशीद यार तू बड़ा लॉयल एम्प्लॉय था, तूने मेरे पास नौकरी की है 40 साल, 21 साल की उम्र में तुझे याद है? हाँ सर मैं जवान होता था उस वक्त, ठीक है। 21 साल की उम्र में तुझे याद है तू मेरे पास आ गया था, अब 60 साल का तू बाबा हो गया है, मैं 100 का पहुंचा हूं, तो 40 साल तूने मेरे पास नौकरी की है, तो ना 40 तनख्वाहें मैं तुझे मुफ्त में देना चाह रहा हूं, तोहफा है मेरी तरफ से, तोहफा है मेरी तरफ से, खुश खुश जा वापस। तो जो उस वक्त उसकी आखिरी वाली तनख्वाह होगी जो उसको मिली होगी जून में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, और वो भी एक 25-30 लाख का शॉपर एक और दे देगा। फिर एक और आवाज मारेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, रशीद ना जा। नहीं सर मैं रिटायर हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। रशीद रिटायर नहीं होता, रिटायर होता है। नहीं सर छोड़े, मैं रिटायर हो गया हूं। मैं रशीद तेरे लिए एक और बास्केट रखी हुई है। तो याद है जो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे छोड़ता था अपनी तनख्वाह में से, वो एक बास्केट में इकट्ठे करके तेरे लिए रखे हुए थे। अच्छा तुझे एक चीज बतानी थी, मैं भी थोड़े डाल देता था इस बास्केट में। मैं कहा तुझे आज बताऊंगा। तो ये बास्केट भरी पड़ी है, तो रशीद इसको भी ले जा। सर नजर मार लूं? नहीं घर जाके ही देखिए। तो ये कर आके उसको ना रवाना कर देता है। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या? इनकी अमाउंट्स गिवन होंगी पेपर में। ये जो सारी मैंने बातें की ये आप भूल सकते हैं, चारों में आपको फर्क बता दिया है, लेकिन चारों की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। चारों की टैक्स ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में है। डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं, इस बॉक्स में भी लिखी हुई हैं, ये बॉक्स सिलेबस में नहीं है। पॉइंट 8 असल में ये सेकंड शेड्यूल की क्लॉज 8 है। पॉइंट 8 से शुरू करें जी। पेंशन, पेंशन की ट्रीटमेंट सुन लें जी। पेंशन, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय, कम्यूटेशन की नहीं, इसकी बता रहा हूं। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय, ये इसी नहीं चल रहा, उनको बताएं, हवा आ रही है, ठंडी नहीं आ रही। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, किसान एम्प्लॉयर से अगर इसको पैसे मिले तो शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फुल स्टॉप। ठीक है। किसान एम्प्लॉयर, तो फिर फॉर्मर क्या होता है? पुराना एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर, सारे सोए हुए। अच्छा जी, तो एनी पेंशन रिसीव फ्रॉम अ, पिछले एम्प्लॉयर से जो इसको तनख्वाह मिलेगी, वो पेंशन मिलेगी, वो क्या होगी? माफ होगी। अच्छा बिल फर्ज करें कि एक साहब है, वो पीटीसीएल में जॉब कर रहे थे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो जब वो पीटीसीएल में जॉब करें एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो रिटायर होने लगे, तो पीटीसीएल ने कहा पेंशन ले लिया करो। 2-3 महीने बाद ये दोबारा आए और पीटीसीएल को कहा मुझे कोई नौकरी दे दो यार, इधर ही नौकरी दे दो, मेरा गुजारा नहीं चल रहा। पीटीसीएल ने कहा तुम्हें पेंशन तो मिलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा तुम्हें ना अकाउंट्स मैनेजर रख लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, गया हुआ कहीं, तो तुम्हें एक और नौकरी दे देते हैं अकाउंट्स मैनेजर की। आप बोले मेरे भाई क्या होगा? अकाउंट्स मैनेजर की मद में जो इसको तनख्वाह मिलेगी ये तो मिलती रहेगी, जो इसकी पेंशन है इस पे से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ऐसे बंदे को पेंशन मिल रही हो जिसने उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में पेंशन पे टैक्स देना पड़ेगा या पेंशन माफ होगी? टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए क्या शर्त है कि अगर आप इस एम्प्लॉयर के पास से नौकरी छोड़ते हैं तो कहीं और जाके अगर नौकरी कर लें तो पेंशन माफ है। लेकिन अगर आप जिस एम्प्लॉयर के पास से नौकरी छोड़ें, एक साहब ने पेप्सी से नौकरी छोड़ी और पेप्सी में ही आके नौकरी शुरू कर दी, तो इनको पुरानी नौकरी वाली पेंशन माफ होगी या टैक्सेबल? और एक साहब ने पेप्सी से नौकरी छोड़ी और कहीं और गवर्नमेंट में जाके नौकरी शुरू कर दी, तो फिर पेप्सी वाली पेंशन माफ होगी या टैक्सेबल? इफ द पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, अगर आप उसी एम्प्लॉयर के लिए नौकरी करते रहे
और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, या उस एम्प्लॉयर के पास नौकरी ना करें, उस एम्प्लॉयर की किसी सब्सिडरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दें। एसोसिएट की डेफिनेशन हमने पढ़नी है चैप्टर 5 में। देन इट विल बी चार्जेबल। अच्छा, अब एक साहब है, उन्होंने पहले नौकरी की पेप्सी में 20 साल, फिर 20 साल कोक में नौकरी की, फिर आप गोरमे में नौकरी कर रहे हैं। इसको पेंशन्स कितनी मिल रही हैं? 2, 3 कैसे? गोरमे में तो नौकरी कर रहा है, तो पेंशन्स कितनी मिल रही हैं? 2। अब अगर एक बंदे को एक वक्त में 2 पेंशन्स मिले तो लॉ मेकर कहते हैं हायर वाली पेंशन माफ हो जाएगी, रिलैक्स करे, हायर वाली पेंशन माफ हो जाएगी, लोअर वाली पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। If a person receives more than 1 pension, then only will be exempt. आज टेस्ट जरूर देने, जरूर बिल जरूर। If a person's, अच्छा, अब अगर एक साहब है, इन्होंने पेप्सी में नौकरी की, कोक में नौकरी की, अब गोरमे में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र 62 साल है, इनको दोनों माफ है क्योंकि इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो सीनियर सिटीजन होने की वजह से इनको बेनिफिट दिया जाएगा, इसको सारी पेंशन ही क्या होंगी। लेकिन अगर एक साहब ने गोरमे में नौकरी की, सॉरी पेप्सी में नौकरी की, कोक में नौकरी की, अब गोरमे में नौकरी कर रहा है और इसकी उम्र अभी 58 ईयर्स है, इसको फिर क्या माफ होगी? हायर। इफ अ पर्सन्स एज इज, then all pensions shall be exempt irrespective of, ऊपर वाली कंडीशंस नहीं लगेंगी, फिर सारी पेंशनें माफ हैं। पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी वालों की तो पेंशन वैसे ही माफ है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्रोविंशियल की भी पेंशन माफ है। ओके, नाउ प्रोविडेंट फंड परसों पढ़ेंगे या कल? ये दोनों रह गए, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ओके, पीरियड एंड सैलरी में देयर आर लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस। कैपिटल गेन में हमने नहीं पढ़ी थी खास, अदर सोर्स में कोई एग्जेम्पशंस नहीं पढ़ी थी, कैपिटल गेन में कोई एग्जेम्पशंस नहीं पढ़ी थी, अदर सोर्स में नहीं पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ी थी, इधर देयर आर लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस। ओके, कम ऑन ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकती है। ग्रेच्युटी एक तोहफा होता है, रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, ये आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भी मिल सकती है। इसमें आगे 3 ऑप्शंस हैं कि आपको ग्रेच्युटी फंड से मिली है, या ग्रेच्युटी स्कीम से मिली है, या अनरिकॉग्नाइज्ड है, या अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप हुकूमत के नौकर हैं, ग्रेच्युटी फंड अप्रूव करता है कमिश्नर, और ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव करती है FBR। पेप्सी ने अगर अपने एम्प्लॉयज को, वेट नोट करने का टाइम दिया जाएगा, पेप्सी ने अगर अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पे तोहफा देना है, तो अगर पेप्सी वाले अच्छे हैं तो आइडियल ये है कि फिर जाएं और जाके कमिश्नर को कहें ये अरेंजमेंट है सारा, कमिश्नर उस अरेंजमेंट को ऑडिट करेगा, वेरीफाई करेगा, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देखेगा, देख के कहेगा आपके ग्रेच्युटी का नाम ग्रेच्युटी फंड है और मैं इसे अप्रूव करता हूँ, आपको इजाज़त है। कई दफ़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़रा जल्दी में होती हैं,
कमिश्नर काफ़ी डिटेल में जाता है, एफबीआर बॉस है, बॉस डिटेल में नहीं जाता। बॉस एक दो सफ़े मांगता है और आपको ग्रेचुटी अप्रूव कर देता है, लेकिन वो ग्रेचुटी फिर फंड नहीं कहा जा सकता उसको, और ये प्रॉपर नहीं होता, ये बस ऐसे ही, इसको आप कहते नहीं ऐसे ही टपाऊ अप्रोच, मैं ऊपर ऊपर से काम करा के फारग हो गए। तो ये ज़रा इसकी इजाज़त बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो ग्रेचुटी स्कीम इसे कहते हैं, ये एफबीआर से अप्रूव कराई जाती है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी ग्रेचुटी को ना कमिश्नर से अप्रूव कराएं ना फेडरल बोर्ड से अप्रूव कराएं, बल्कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कहें ये पकड़ो ग्रेचुटी, एम्प्लॉय पूछे ये अरेंजमेंट अप्रूव्ड है हुकूमत से, आप कहें अप्रूव्ड नहीं है, अनरिकग्नाइज्ड है। ऐसी सूरत में जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी ग्रेचुटी की फॉर्म में रिटायरमेंट के टाइम पे, वो माफ़ होगी, अगर गवर्नमेंट से अप्रूव हुई है या कमिश्नर से अप्रूव हुई भी है। नेक्स्ट, सॉरी, कमिश्नर से अप्रूव हुई है या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर एफबीआर की स्कीम वाली इसको ग्रेचुटी मिली तो फिर ये माफ़ होगी 3 लाख तक, यानी अगर रिटायरमेंट के टाइम पे 4 लाख रुपए मिले तो 3 लाख माफ़ हो जाएंगे, 1 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। इस सूरत में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ज़रूर, लेकिन बहुत थोड़ी, ऐसी सूरत में मिलेगी एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन। हालांकि कसूर वैसे एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉयर ने रिकग्नाइज नहीं कराया, लेकिन एम्प्लॉय को फिर भी थोड़ा सा हुकूमत ने रिलैक्स कर दिया, एग्जेम्प्ट अप टू 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी आपको मिली उसका 50%, विच एवर इज लोअर, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ। ये भी न्यूमेरिकली करेंगे तो समझ आएगी, अभी फिर याद करना है। ओके, नाउ कम ऑन कम्यूटेशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आगे दो, एफबीआर की स्कीम से अप्रूव कराई हुई आपने या अनअप्रूव्ड है, ये कमिश्नर अप्रूव नहीं करता होता। ऐसी सूरत में एफबीआर वाली सारी माफ, गवर्नमेंट वाली भी सारी माफ, इधर एफबीआर वाली माफ नहीं है। और अनअप्रूव्ड एग्जेम्प्ट अप टू, बोले लोअर ऑफ, वही है, सेम है, 75,000 और 50% ऑफ। मुझे पता था कुछ लोग ग्रेचुटी बोलेंगे, बाकी लोगों को बता रहा हूँ, कम्यूटेशन आने का 50% ऑफ कम्यूटेशन, जो पैसे आपको मिले वो उनका आधा या 75,000, विच एवर इज लो। तो ये ग्रेचुटी और कम्यूटेशन का रूल है, इसका न्यूमेरिकल अभी करते हैं। सैलरी के शुरू में जो सफ़े हैं उनको कहाँ लेके जाना है, जीरो काटा खेलने उन पे। अगर एक बंदा हुकूमत की नौकरी कर रहा है तो उसको मिलने वाली ग्रेचुटी माफ है। अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन उसको ग्रेचुटी मिली और ग्रेचुटी कमिश्नर साहब ने अप्रूव कर दी हुई थी, कमिश्नर जो अप्रूव करता है ग्रेचुटी उसका नाम होता है ग्रेचुटी फंड, तो फिर ग्रेचुटी माफ है, लोअर ऑफ। अगर सॉरी सारी एग्जेम्प्ट है। और अगर जो है ये नजर नहीं, और अगर जो है वो एफबीआर के एम्प्लॉय को जो है सॉरी एफबीआर में आपने स्कीम अप्रूव करा ली ग्रेचुटी की, तो आपको ग्रेचुटी माफ होगी 3 लाख तक। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेप्सी में, कोक में, गोरमे में कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपने ग्रेचुटी को अभी तक किसी से अप्रूव नहीं कराया, तो आपको दोनों में से लोअर माफ है। कमिश्नर से अप्रूव कराने का नाम जो है वो फंड है और एफबीआर से अप्रूव कराने का नाम स्कीम। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कमिश्नर से अप्रूव नहीं होती, एफबीआर से अगर आपने स्कीम अप्रूव करा ली है तो माफ हो जाएगी। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अनअप्रूव्ड है स्टिल, तो इसमें वही सिनेरियो है जो इधर है।
करें सवाल। एक क्वेश्चन नंबर 2 करें अगले सफ़े पे, पेज 106 पे क्वेश्चन 2 कर दें। सॉल्यूशन पे सफ़ा रख के क्वेश्चन 2 कर दें। Okay. Next. Mr. Asim is employed in XYZ company, page 106, question 2. His basic salary is 40,000 per month. In tax year 2011, he छोड़ in March 2011. कितने महीने नौकरी करके छोड़ा? 9 months. And received 470 from gratuity scheme approved by FBR. FBR से अप्रूव की हुई gratuity scheme. ओके जी, बेसिक सैलरी इसकी कितनी है? कितने महीने नौकरी की? 360,000 जी। In 2011 he resigned and received 470 from gratuity scheme approved by FBR. ग्रेचुटी मिली है, कौन सी वाली? जी भाई, कितनी माफ होगी? 3 लाख। मिली कितनी? माफ कितनी? टैक्सेबल टैक्स किस पे देगा? नेक्स्ट, and 2 lakh commutation of pension unapproved, and 2 lakh commutation of commutation 2 lakh less maaf lower of
आज वाला टेस्ट जरूर दे लें। 50% ऑफ 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख का 75,000 में लोअर 75,000, ये तो माफ हो जाएगी। तो टोटल थी 2 लाख, माफ होके माइनस 65 जी। कितने लोगों ने यही फिगर निकाली? 6 7 टोटल डजंट मैटर, ये दोनों सही है ना, बस यही सीखना था। चलें जी, ये सारी बातें आप पढ़ लें। 13 12 पहले पढ़े, पेज 105 क्लॉज 12। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड शैल बी एग्जाम्ड। जी बोले 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 बोले, ये कौन कौन सा है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय, ओ एथिक वो कम्यूटेशन वो खुदा हो पे अलाइनमेंट सही रहा जी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन received by and scheme approved by shall be, ये कहां लिखा हुआ है? क्लॉज 12 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन received on retirement or in the event of his marna by his बाल बच्चे। Here point 1, government employees whole amount as per the rules of employees services। जब एम्प्लॉय आता है तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स उससे बताती है, उन रूल्स के मुताबिक सारी ग्रेचुटी माफ हो जाती है। ये पॉइंट 12 में लिखा हुआ है, 12 का 1 के रूल्स के मुताबिक सारी ग्रेचुटी क्या हो जाती है? माफ हो। 13 का 1 रूल्स के मुताबिक सारी ग्रेचुटी क्या हो जाती है? माफ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी फंड, फंड ये देखें, फंड amount received from gratuity fund approved by commissioner shall be exempt। 13 का 2। नेक्स्ट, ग्रेचुटी स्कीम, ये ₹3 lakh will be exempt if the gratuity scheme is applicable to all employees। हेड्स डाउन वाले भाई, ये शर्त है कि ऑल एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी मिले। अगर आप थोड़े से एम्प्लॉइज को दें, थोड़े से एम्प्लॉइज को ना दें तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑल एम्प्लॉइज की शर्त है। तेरह का 3, नाउ 13 का 4, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड की पुत्ते भाई, उत्ते देखते रहो भाई। ये 13 का 4, अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुटी या अनअप्रूव्ड करप्स और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ इन केस ऑफ एम्प्लॉय टू होम 1 2 and 3 डज नॉट अप्लाई। 1 2 and 3 कौन सा था? ये वाला था। इन केस ऑफ एम्प्लॉय टू होम 1 2 3 नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, नॉट अप्रूव्ड बाय FBR, तो ये वाला। The amount exempt shall be lower of 50%, sorry 50% of the amount receivable or 70, whichever is lower. Okay.
इसकी शराइत ढूंढे, रोटेट हो। अच्छा, इसकी शराइत बताएं। शराइत एज पर गवर्नमेंट रूल्स, कुछ लफ्ज लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उसके मुताबिक अगर मिले तो माफ होगी, लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी शराइत बताएं। इसकी कमिश्नर से क्या हो, इसकी शर्त बताएं। इसकी दो शर्तें हैं, एफपीआर से अप्रूव हो और ऑल एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल हो। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। सबसे कम बेनिफिट कहां है, ये तो पूरा माफ है, ये 3 लाख तक माफ है। सबसे कम बेनिफिट कहां है, ये वाला और ये वाला, ये जो मैंने 2 सर्कल लगाए हैं ये सबसे कम बेनिफिट है। ये जो 2 सर्कल है ये क्या है, 13 का 4, इसमें बेनिफिट सबसे कम है। कैन यू सी 2 बैलून्स, बैलून नंबर 1, बैलून नंबर 2। इन 3 बैलून्स, ये जो 2 बैलून्स आपके सामने बने हुए हैं इसमें सबसे कम बेनिफिट है। और अगली इसमें 4 कंडीशंस है, वो तेरी है। अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, यू हैव टू फुलफिल द 4 कंडीशंस। Here is only one condition, गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हो, कमिश्नर ने अप्रूव की हो, एफबीआर ने सारे एम्प्लॉयज के लिए अप्रूव की हो, बस एक एक कंडीशन है इधर, इसके लिए और इसके लिए। देयर आर 4 conditions. What are those conditions? The exemption on unapproved gratuity or unapproved commutation of pension shall apply. The exemption on unapproved gratuity or unapproved shall apply, मिलेगी shall apply। पहली शर्त, if the payment is, अगर ये बंदा कहे मैं मेरे पैसे बाहर के स्विस अकाउंट में जमा करा दो, फिर ये पेंशन के पैसे जो अगर बाहर जमा कराएंगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएंगे। पहली शर्त बताएं, पैसे कहां मिले। दूसरी शर्त, इफ द दूसरी छोड़ें, तीसरी पढ़े पहले, सी, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय और 183 डेज इसका स्टे होना चाहिए। जिस साल इसको पैसे मिले इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन हो, कम से कम 183 डेज हो। दूसरी शर्त, if payment is received by a director, if payment is received by a director of a company who is a employee, डायरेक्टर को अगर पैसे मिले तो डायरेक्टर का क्या होना जरूरी है, रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय कौन सा डायरेक्टर होता है, मेरे ख्याल से 6-7 डायरेक्टर होते हैं, सारे घर बैठे होते हैं। कोई एक डायरेक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है और उसको सैलरी पे की जाती है, और वो डायरेक्टर जो है वो रोजाना 8 घंटे फिर आके बैठता भी है। तो अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय जैसा है, एम्प्लॉय जैसा कैसा है, यानी 7-8 घंटे बिजनेस को रोजाना टाइम देता है। एक तो डायरेक्टर वो होते हैं ना जो डायरेक्टर्स की मीटिंग पे आते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। किस डायरेक्टर की बात की जा रही है, जिनके साथ एम्प्लॉय वाला सलूक हो रहा है। एम्प्लॉय के साथ क्या सलूक होता है, 7 घंटे आज की ड्यूटी करनी पड़ती है। ओके, कंपनी लॉ की डेफिनेशन की तरफ ना जाए, छोड़े। ओके, अब बता दें ये 3 शर्तें, चौथी कुछ छोड़े, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 शर्तें बता दें, बल्कि 2 ही शर्तें हैं। एक तो डायरेक्टर के लिए है ना, उनको छोड़े, बाकी आम एम्प्लॉइज तो हमारे ज्यादा होते हैं, डायरेक्टर तो बड़े थोड़े होते हैं। 2 ही शर्तें हैं, पैसे कहाँ मिले और आपका स्टे कितने दिन हो। अगर ये 2 शर्तें पूरी करें तो आपको जो अमाउंट्स मिलेंगी क्या होंगी। लेकिन अगर आपको ये पैसे मिल रहे हैं और आप डायरेक्टर हैं तो फिर कब माफ होंगे ये पैसे, जब आप कौन से एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय। ओके, ये जो पॉइंट डी वाला बेनिफिट है ना, पॉइंट डी वाली कंडीशन है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इसके लिए। तो असल में 4 कंडीशंस इसके लिए और इसके लिए 3 कंडीशंस है। यहां पे जाके आप लिख सकते हैं, इसके लिए 3 कंडीशंस है और इसके लिए 4 कंडीशंस है। इसके लिए एक और कंडीशन भी है, क्योंकि आखिरी पॉइंट आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, आखिरी पॉइंट खास है, सिर्फ ग्रेचुटी के लिए, कम्यूटेशन के लिए नहीं है।
पॉइंट डी के पहला लफ्ज क्या है? ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी के लिए कितनी शराइतें और कम्यूटेशन के लिए 3। टू ग्रेचुटी received by an employee who has not received any gratuity from the same or आप पहले किसी से ग्रेचुटी ना लियो। अगर पहले किसी से आपने ग्रेचुटी ली हुई है तो अब ये मिलने वाली पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे पेंशन में पड़ा था। अगर आपने पहले किसी एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी ली हुई है और आप किसी और दूसरे एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी ले रहे हो, फिर अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको पूरी अमाउंट पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब ज़बानी याद करते हैं। अगर एक साहब कहते हैं कि जी मैंने जिंदगी में पहली नौकरी की है पेप्सी में और मैं रिटायर हो रहा हूं, छोड़ रहा हूं नौकरी, 20 साल बाद नौकरी छोड़ रहा हूं, तो मुझे बता दें, पेप्सी वालों ने अपनी ग्रेचुटी अप्रूव नहीं कराई हुई, तो मुझे बता दें क्या मेरी ग्रेचुटी माफ होगी? आप उनसे पहला सवाल पूछेंगे आज तारीख क्या है? वो कहेंगे जी आज 28 जून है। अच्छा आप किधर हैं इस वक्त? पाकिस्तान में हूं। तो पेप्सी वालों को क्या क्या है, पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करें? वो कहेंगे, बल्कि आप उसे मशवरा देंगे, उसे कहेंगे पहला मेरा मशवरा ये है कि जो अकाउंट में पैसे हैं ना वो पाकिस्तान वाले में ट्रांसफर कराना। दूसरा मशवरा मेरा ये है कि आज 28 जून है, जरा दिन गिन के बताएं। वो कहते 364 डेज हो गए हैं या 363 डेज हो गए हैं। तो ठीक है, आप तो रेजिडेंट है, बट ठीक है आप पाकिस्तान में ही हैं, रेजिडेंट है, पाकिस्तान में होना जरूरी नहीं, रेजिडेंट होना जरूरी है, लेकिन पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए। तो पैसे भी पाकिस्तान में मिल गए, बंदा भी रेजिडेंट है। अच्छा आप डायरेक्टर तो नहीं थे? हाँ मैं डायरेक्टर था, मैं डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुआ हूँ। तो डायरेक्टर कौन से वाले थे? एम्प्लॉय डायरेक्टर था, 7-8 घंटे नौकरी करता था। चले ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है। डायरेक्टर जो रेगुलर होता है उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो माफ होगी। अच्छा आपने पहले तो कहीं नौकरी नहीं की? मैंने पहले कहीं नौकरी नहीं की हुई, बस ठीक है, आपको ये दूसरी ग्रेचुटी मिल रही है जिंदगी में, पहली ग्रेचुटी मिल रही है जिंदगी में। चारों शर्तें क्या हो गई? पूरी हो गई। अगर चारों शर्तें पूरी हो गई तो बता दें ग्रेचुटी क्या है? माफ है। ले आए भाई, दूसरे अंकल ले आए। हाँ आप आ जाए भाई। आपका कैसे आना हुआ? चल के आना हुआ। अच्छा आप बताएं, आप भी रिटायर हो रहे हैं? जी मैं भी रिटायर हो रहा हूँ। अच्छा आपका अकाउंट? जी मेरा अकाउंट पेशावर के अंदर है। अच्छा वो भी पाकिस्तान में है। अच्छा दूसरा सवाल, अच्छा आप ये बता दें कि आप कितने दिन पाकिस्तान में? मैं आता जाता रहता हूँ लेकिन मेरा टोटल स्टे 200 डेज है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, आप रेजिडेंट हैं। अच्छा आप डायरेक्टर नहीं थे? कहते हमारे बड़ों में भी कोई डायरेक्टर नहीं बना। चलो फिर वो पॉइंट ही खत्म हुआ। अच्छा चौथा और आखिरी सवाल मेरा, आपकी पहली नौकरी है दूसरी नौकरी है? ये मेरी दूसरी नौकरी है। अच्छा पहली नौकरी से भी ग्रेचुटी मिली थी? हाँ जी पहली नौकरी से भी ग्रेचुटी मिली थी। ले जाए जी अंकल को, इनको टैक्स देना पड़ेगा, इनको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि पहली नौकरी से भी मुझे क्या मिली थी? ग्रेचुटी मिली थी। आखिरी शर्त क्या है? He has not received any gratuity from same or any other employer. नॉट रिसीव करना नहीं करें, रिसीव नहीं की हुई, लेकिन इन्होंने रिसीव की हुई थी जो मैंने आपको कहा है। तो ये बात फोकस कीजिएगा घर में जाके। ABC के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, डी में नॉट लगा हुआ है। अब बताएं जल्दी। पाकिस्तान में पैसे मिले, दूसरा रेजिडेंट होना जरूरी है, तीसरा अगर डायरेक्टर हो तो कौन से वाले डायरेक्टर हो? रेगुलर एम्प्लॉय। और अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो फिर आपको पहली दफा मिले, अगर पहले किसी से मिली है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कितनी शराइत पूरी होना जरूरी है? 4। ओके ये अब 22, 24, 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 तो वैसे भी आपको चलें कल ये बताऊंगा। अभी 53A की तरफ आ जाए। 53A इसी सफ़े पे है, इसी सफ़े पे है। जी भाई मुझे ये बता दें, फ्री और सब्सिडाइज फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। बस इसकी मिसाल देख लें।
फ्री और सब्सिडाइज्ड। जी भाई ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय जो है वो बर्गर खा रहा है, केचप। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय जो बर्गर खा रहा है तो ये नौकरी करता है KFC में। अब इसको फ्री भी मिल सकता है और सब्सिडाइज्ड भी मिल सकता है। फ्री भी मिल सकता है, सब्सिडाइज भी मिल सकता है। फेयर मार्केट और सब्सिडाइज, या फ्री हो सकता है सब्सिडाइज हो सकता है। फेयर मार्केट वैल्यू बर्गर की 400, 4000 ज्यादा हो जाएगी, और फेयर मार्केट वैल्यू बर्गर की 400। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, मैं बताऊंगा 70 रुपये। ओके जी, अगर 400 वाला बर्गर सिफर में मिल रहा है तो एम्प्लॉय क्या कहेगा, मुझे ये बर्गर किस में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, यही सोच रहे, चिकन है ये तो मटन नहीं है, बना है 700। अच्छा, और अगर 400 वाला बर्गर 70 में मिल रहा है तो एम्प्लॉय क्या कहेगा। अच्छा जी, अब आपके दिल में क्या आ रहा है, फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आपके दिल में क्या आ रहा है, फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय कितना 330। आपकी नजर में पहली सूरत में कितना सैलरी में ऐड होना चाहिए 400, और आपकी नजर में सैलरी में कितना ऐड होना चाहिए 330। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, बेनिफिट 400 का आ रहा है और बेनिफिट इधर 330 का आ रहा है। लेकिन हमारा लॉ मेकर कहता है यार कैलकुलेशंस में ना पढ़ो, इनका काम ही लोगों को बर्गर खिलाना है। अब अगर रशीद इधर चौकीदार है और उसे बर्गर खिला दिया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। तो सैलरी में दोनों सूरतों में कुछ भी ऐड, ये कैलकुलेशन करके मैंने टाइम जाया किया, कैलकुलेशन करनी ही नहीं, अकल क्या कह रही है, मैंने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इससे बड़ी क्या प्रॉपर्टी होगी आपके लिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, तो 400 रुपए और 330, ये अकल कहती है, अकल। लेकिन लॉ क्या कहता है, बेनिफिट को इग्नोर करो, इनका काम ही क्या है, लोगों को बर्गर खिलाना। तो अगर ये एम्प्लॉय को बर्गर खिला देंगे तो सैलरी में कुछ ऐड होगा या सैलरी पे टैक्स माफ होगा। हमने एग्जेम्पशंस पढ़नी शुरू कर दी हैं या टैक्सेबल चीजें पढ़ रहे हैं, नोट करें। फ्री भी माफ है और सब्सिडाइज भी माफ है। कैलकुलेशंस करनी है या इग्नोर करनी है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आपका टाइम जाया किया। वैसे ज्यादा मजा किसमें आएगा, नहीं गोश्त वाले में नहीं, मैं कह रहा हूं ज्यादा मजा किसमें आएगा, फ्री में आएगा, फ्री वाले में आएगा। 400 वाला सिफर में मिल रहा होगा। नहीं नोट करना नहीं, प्रोग्राम नहीं आज कर लिया नोट, साथ कर रहे थे, फिर समझ नहीं रहे थे, खड़े हो जाओ। $400 टैक्सेबल, मुंह हिला रहा है, टैक्सेबल 400 टैक्सेबल, 330 टैक्सेबल, टेस्ट देके जाने भाई, टेस्ट देके जाने, आपने भी टेस्ट देके जाना, आपने भी टेस्ट देके जाने, जिस कमरे में आवाज आ रही है टेस्ट देके जाने भाई, मोहतरम टेस्ट भाई, टेस्ट देके जाने भाई।